मेरा स्वागत। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन यानी महामैराथन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के सेशन में पहले प्रश्न की। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बता दें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा शुरू करते हैं और बात करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। ओके, तो पहला, नीचे दिए गए चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं? क्वेश्चन आपके सामने है और इजीली आपको उसको हैंडल करना है। यह प्रश्न छात्रों के मूल्यांकन करने के प्रयास किस बात के लिए कर रहा है? हाउ मेनी क्यूब्स इन दिस फिगर? इस फिगर में कितने क्यूब घन हैं यह बताना है। गणितीय समझ के लिए बता रहा है, ज्यामिति और स्थानिक समझ के लिए बात की जा रही है, संख्या की समझ के लिए या फिर सामान्य समझ के लिए? इनमें से कौन सा आपका जवाब मिलेगा? देखते हैं आपका आंसर, इनमें से कौन से प्रश्न का सही जवाब आप देते हैं। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलेगा। नीचे दिए गए चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं, यानी इस आकृति में मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये नहीं कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, आप उसकी क्वांटिटी बताओ ना। सवाल यह है, ऐसा प्रश्न किस तरह का प्रश्न माना जाता है, इससे क्या फायदा मिल सकता है? गणितीय समझ बढ़ाने के लिए है, या फिर ज्यामिति और स्थानिक समझ के लिए है, या फिर संख्या की समझ के लिए है, या फिर सामान्य समझ के लिए है? तो राइट ऑप्शन बी मिलने लगा है। बहुत बढ़िया। देखो, हेलो एवरीवन, कैसे समझ में आई चीज, कैसे आपको पता लगी, चलो देखते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, हालांकि आपको बता दूं, ये जो स्थानिक समझ वर्ड है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो स्थानिक समझ वर्ड नामक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे काम करता है? स्थानिक समझ का दूसरा नाम होता है स्पाइटल थिंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइटल थिंकिंग। और इस स्पाइटल थिंकिंग का ही नाम क्या है? नॉलेज ऑफ शेप्स। यानी ये जो स्थानिक समझ लिखा है ना इधर वर्ड, घर रह गया, भूल गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये जो संख्या की समझ, ज्यामिति और स्थानिक समझ की हम बात कर रहे हैं। स्थानिक समझ में अंग्रेजी में इसको स्पाइटल थिंकिंग बोलते हैं, स्थानिक समझ बोलते हैं, और नॉलेज ऑफ शेप इसका दूसरा नाम है। तो जहां पर भी आपको नॉलेज ऑफ शेप्स मिल जाए, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं आप? नॉलेज ऑफ शेप्स की ही बात कर रहे हैं ना। तो दिस इज नॉलेज ऑफ शेप्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं। त्रिकोण या त्रिभुज में कम से कम 2 कोण होने चाहिए। सवाल बहुत बढ़िया है, देखता हूं जवाब क्या मिलेगा। त्रिकोण या त्रिभुज में कम से कम 2 कोण होने चाहिए, कैसे? ए, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, या इनमें से कोई नहीं। अधिक से अधिक, कम से कम तो नहीं पूछा हूं, पूछा अधिक से अधिक कितने कोण होने चाहिए त्रिकोण या त्रिभुज में। ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एंगल्स फॉर व्हाट? समकोण इन राइट एंगल, अधिक कोण यानी ग्रेटर एंगल, न्यून कोण मींस एक्यूट और नन ऑफ दीज। तो क्या आता है आपका जवाब? देखते हैं साहब। सही उत्तर तो आपकी तरफ भेज दिया गया है, उत्तर आपको बताना है। और आपने कहा, सबने कहा सी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोण की बात करता हूं, किसी भी त्रिभुज की बात करता हूं जो एंगल के आधार पर हो, तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट, एक होता है समकोण जिसको आप बोलते हैं राइट एंगल, तो एक होता है अधिक कोण जिसको आप बोलते हैं ऑब्ट्यूज, है ना। न्यून कोण क्या होता है? जिस ट्रायंगल के सारे कोण 90 से छोटे हों, जैसे मैंने कहा 50, 60, 70, तो तीनों कोण न्यून कोण होंगे, तो वो क्या होगा? वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी एक कंडीशन तो ये है कि इसमें 2 तो हैं ही। समकोण की बात करते, अगर ये कोण 90 का है फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। 45 के मान लें इनको, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का टोटल 180 होता है। अगर मैं बात कर दूं अधिक कोण की, तो अधिक कोण ऐसे होता है जिसका एक कोण किससे ज्यादा होता है?
90 से ज़्यादा, सपोज ये 100 का है, तो इन दोनों का क्या होंगे, ये दोनों न्यून कोण होंगे ना, इट में भी 30, इट में भी 50, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक त्रिभुज में कम से कम 2 समकोण, 2 न्यून कोण हमेशा होंगे। जब भी आप ट्राइंगल बनाओगे और उसे कोण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यू क्लासिफाई दोज, सो मैक्सिमम 2 एक्यूट एंगल मस्ट बी देयर। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया, 2 का सी समझ में। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो बी कॉन्शियस अबाउट दीज क्वेश्चंस। एक और चलो क्वेश्चन है, ये रहा। कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंकित से पूछा गया, नीचे दिखाए गए 2 कोणों में से कौन सा छोटा है। ये 2 कोण है, सपोज ये ए है और ये बी है। अंकित से पूछा गया कि नीचे दिखाए गए 2 कोणों में से कौन सा कोण छोटा है। उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा कोण ए कोण बी से छोटा है। बच्चे की आम गलत धारणा के आधार पर अंकित के उत्तर का आधार क्या हो सकता है, ये आपको देना है। ये चित्र बना हुआ है, ये कोण ए, ये कोण बी। उसे लगा होगा कि कम लंबाई की रेखाओं वाला कोण छोटा है, स्मॉलर है। उसने कोण को अवश्य मापा होगा, उसने कोण की नाप का अनुमान लगाया होगा, या उसने बस त्वरित अनुमान लगाया होगा। मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं, इफ यू आर हैविंग इशू। अंकित इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. He just see 2 angle and identify that A angle is the smaller than B. So what is the concept that particular student have? He think that less edges triangle always be less. उसने he must measure the angles. उसने कोणों को नाप का अनुमान लगा। He just imagine or guess or quick guess. These are the 4th option. और यहां पर सब लोगों के जवाब अपने अपने तरीके से आए हैं। देखो ये सवाल पेपर में गणित में आया हुआ है, अगर आपको मैं याद दिलवाऊं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहां बोलता ना वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो ये सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि बालक को जब भी आप इस तरह की बात करते हो तो पियाजे हमारे चाचा जी हैं, उनके सिद्धांत पर हमें सोचना पड़ता है। और पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक विकासात्मक अवस्थाओं के 4 चरण बताए थे, सबको याद होंगे ना। पहला होता है जिसको आप बोलते हैं गति संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, जो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष तक मानी गई हैं। तो उसमें जो दूसरी अवस्था है उसमें उन्होंने कहा था कि एक बालक को मैं 50 किलोग्राम रुई और 50 किलोग्राम सीमेंट के कट्टे, सीमेंट के बोरे को दिखाऊं तो बच्चा क्या बोलेगा कि इनमें किस में कम वजन है। सुना होगा आपने, अगर मैं 50 किलो का सीमेंट का कट्टा और 50 किलो की रुई एक बच्चे के सामने रखूं, पूछो किस में कम वेट है, तो बच्चा क्या बताएगा? वो सबसे पहले क्या करेगा, उसके विजुअलाइजेशन पर जाएगा। वो बोलेगा सर सीमेंट के कट्टे में कम वजन होगा, क्योंकि उसे बाहर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो देखने पर है ना, वो देखने पर विजुअलाइजेशन पर करता है। तो इसी अवस्था में बच्चा था, जब उसने कोण को देखा उसे देखने में छोटा लगा, उसने बोले छोटी भुजाओं वाला कोण छोटा, जबकि दोनों बराबर हैं। अगर मैं देखूं ये वाला कोण मैंने ऐसे बनाया, ये वाला कोण मैंने ऐसे बनाया, लेकिन दोनों की माप बराबर है, एंगल बराबर है, लेकिन उसने किस आधार पर बताया? क्योंकि वो जानता है कि देखने में जो छोटा है सबसे पहला व्यू उसका ही हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। उसे लगा होगा कि कम लंबाई वाली रेखाओं का कोण सबसे छोटा है। ओके, बहुत बढ़िया। एक और, चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। समझ में आ रहा ना पेडागोगी इस तरह से निकलती है एग्जामिनेशन में, तो यू मस्ट अवेयर। चलिए बहुत बढ़िया। एक और, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल B बराबर 80 डिग्री, तो एंगल D का मान बताओ। क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, मिक्सअप किया गया है क्वेश्चंस को पेडागोगी के साथ और कंटेंट के साथ, दोनों को मिक्सअप करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझेंगे सवालों को। ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल AB बराबर 80 डिग्री, एंगल D का मान बता दो क्या है। कितना आसान सवाल है, इसको तो कोई भी बता देगा आप में से। ओके, लेट्स सी। 60, 80, 100 एंड 50।
ABCD is a parallelogram in which angle B is equal to 80 degree, then what is angle D? 100. आदित्य सबसे पहले करें D होना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में सवाल, और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप आसानी से देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सटीक होगा, और आपने B और C के रूप में चुना है, बिल्कुल बढ़िया। देखो, समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं ना, जिनको आप विपरीत कोण बोलते हैं, है ना, वो बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं सम्मुख कोण भी। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो अगर ये कोण 80 का, तो ये कोण भी 80 का है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी में और बता देता हूं आपको, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको भी समझ लेना। अगर ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है दोस्तों, क्या कि इसके जो आसन्न कोण हैं, जिनको अब एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल है, यानी अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को जोड़ूं तो उनका वैल्यू हमेशा 180 आएगा। अगर मैं एंगल बी और एंगल सी को जोड़ूं तो इनका वैल्यू हमेशा 180 आएगा। अगर मैं एंगल डी और एंगल सी को जोड़ूं तो हमेशा इसका 180 आएगा। इज इट क्लियर? और अगर मैं एंगल ए और एंगल डी को जोड़ूं तो इसका बोल हमेशा 180 आएगा। तो आसन्न कोणों का टोटल 180 होता है। निखिल जी, हाँ निखिल बताइए, आपका नाम बिल्कुल पुकारेंगे। निखिल, ए निखिल, ठीक बा भैया, बढ़िया हो? ओके, अभी खुश हो निखिल? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? एक और सवाल की बात करते हैं। उन्होंने लाइन ही लगा दी, मेरा नाम पुकारो। ओके, आप निम्नलिखित उदाहरण में से किस प्रकार त्रुटि को देखते हैं? इनमें से किस तरह की त्रुटि को आप देखते हैं? पहला, 205 में मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पर जवाब मिलता है बच्चे ने ये किया। सवाल को समझना, एक बच्चे को सवाल दिया गया 205 में 9 की गुणा करो और बालक ने ये लिख दिया। आप सभी देख रहे हैं उत्तर तो गलत है, आप सब देख रहे हैं ना, इसका आंसर गलत है। तो प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की गलती है? विच टाइप्स ऑफ एरर इज दिस? एक, मूलभूत तथ्यों के ज्ञान में अंतराल से संबंधित त्रुटि है, पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि है, एल्गोरिथम के गलत उपयोग से संबंधित त्रुटि है, या फिर लापरवाही के कारण त्रुटि है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एरर डू यू सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल, दैट इज 205 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18,045। What kinds of error is this? This is error related to the interval in the knowledge of fundamental facts, or error related to the reclassification, error related to the incorrect use of the algorithm, और error due to the negligence। तो ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है और यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने कहा ए को लॉक किया जाए और मैंने ए को लॉक कर दिया, लेकिन 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 ये क्या हो गया? ये तो नाराज हो गया। बी तो नाराज हो गया, जैसे आपने ए को दिया बी नाराज हो गया, बोला मैं सही हूं भैया, ए को क्यों बता रहे हो? ये गलत जवाब है। अफसोस आप लोगों का गलत जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब समझते हैं कैसे। पहले आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है कि कौन सी में कौन सी एरर आती है। अगर आप ये समझ गए कि किस में किस प्रकार की एरर आती है तो आपका सवाल एकदम सही होगा। और ये सवाल पेपर में आएंगे, बार बार बोल रहा हूं, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। सो बी रेडी, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। मैं समझा देता हूं सवाल क्या है। देखो, मैं शुरू करता हूं यहां से, लापरवाही के कारण त्रुटि। देखिए, ये कोई त्रुटि नहीं है। लापरवाही अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि लापरवाही, अजी मेरे याद ना रही, ये लापरवाही, मैंने गलत उतार लिया मास्टर जी, ये लापरवाही, सर जी मैं पेन घर ही भूल गए, ये लापरवाही, मेरी किताब घर पर रहेगी, ये लापरवाही, मास्टर जी कर तो लिया पर दोस्त कॉपी मांग के ले गए, ये लापरवाही। तो लापरवाही में तो सब चीज आती है ना? घबरा दिया आपने? पीडीएफ चाहिए? हाँ, सीधा बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो समझ में आ रही है बात। तो लापरवाही के कारण अगर त्रुटि होगी तो उसका रीजन भी स्पेसिफाइड होगा उसके ब्रैकेट में, तभी वो आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये तो गलत था। एल्गोरिथम का गलत उपयोग क्या होता है? यानी जो प्रोसेस आपको बताया गया उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को तो आप कर रहे हैं लेकिन उन स्टेप्स को आप गलत तरीके से कर रहे हैं, वो होती है
एल्गोरिथम के गलत उपयोग से संबंधित त्रुटि। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, बस बने रहो मेरे साथ में, समझते रहो। एल्गोरिथम की बात करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, ये चाय बनानी तो सभी को आती होगी ना, घर में सब ना कभी किसी न किसी मौके पर चाय जरूर बनाई होगी। अगर मैं बोलूं चाय बनाने की विधि बताओ तो आप क्या बोलेंगे, भगोना लो, उसको आग जलाओ और चूल्हे पर रखो, उसमें ऐड करो वाटर, पानी जोड़ो, उसमें चाय की पत्ती डालो, उसमें इलायची डालो, उसमें अदरक डालो, देन उबालो और लास्ट में उसमें दूध डालो और उसको छान के पी लो कप में, तो वही चाय बन जाएगी। चाय ऐसी बनती है ना, सब लोगों ने चाय कभी ना कभी बनाई होगी। ये स्टेप्स है ना चाय बनाने के, इसको बोलते हैं चाय बनाना। अब क्या हुआ, अब हमारा टिल्लू यहां पर आया, बोला आज चाय हम बनाएंगे, आज चाय हम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे जरा देखो टिल्लू भाई ने कैसे चाय बनाई। उन्होंने कहा ओके भगोना लाओ, ओके जी ले आए। बोले सबसे पहले इसमें चीनी, चाय की पत्ती मिलाओ, चीनी डाली, चाय की पत्ती डाली, अदरक डाली, उसको उबाल दिया, भगोना काला हो जाता है ना। उसके बाद बोले चलो अब इसमें दूध डालते हैं, दूध भी डाल दिया। उसके बाद बोले अच्छा दूध डाल गया, अब इसमें पानी मिलाते हैं, छान के पी लेते हैं। क्या ये चाय सही चाय बनी? जबकि कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा उसने। तो उसने सारे जो स्टेप आपने चाय बनाने के बताए थे, उसने सारे स्टेप्स को यूज किया, लेकिन उनको उठा के इधर उधर रख दिया। तो ये है एल्गोरिथम के कारण होने वाली त्रुटि के स्टेप तो सारे फॉलो हो रहे हैं, लेकिन काम गलत हो जाए। अब मैथमेटिक्स में कैसे पहचाने इसको? मैंने कहा 200, मैं 22 में सपोज करता हूं 23 में मैं 8 की गुणा करता हूं, तो जनरली गुणा कैसे करते हैं? इधर से तो करते हैं 8 या 24 का 4 का, 8 दूनी 16 और 2 18, यही तो आएगा, है ना। लेकिन उस बच्चे ने गुणा ऐसे की, 8 दूनी 16 का 6 का, 8 या 24 और 1 25, ऐसे कर दी। तो गुणा तो सही करी है, पहाड़ा भी सही पड़ा है, गुणा भी सही किया, लेकिन प्रोसेस चेंज कर दिया, इधर से गुणा करते हैं उसने इधर से कर दिया। दैट इज टाइप एरर्स नोन एज एल्गोरिथमिक एरर। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हाँ सीटेट का है। ओके, इज इट क्लियर? पुनर्वर्गीकरण की बात करते हैं, ये क्या है? सुबोध कह रहे आगे चलें। ओके सुबोध पुनर्वर्गीकरण की गलती क्या होती है एक बार मुझे बता दें आप, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। सुबोध इसके बारे में पता है आपको क्या होता है? ये पता हो तो फिर हम आगे छोड़ देते हैं, आगे चल देते हैं। चलो तो बात करते हैं पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि क्या होती है, उसको भी समझ लो। पुनर्वर्गीकरण इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। याद रखना है, बहुत अच्छा वर्ड है, बस इसका मीनिंग समझ लो। हम जल्दीबाजी में क्या समझते हैं कि हम किसी चीज को पुनर्रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? हासिल संबंधी गलती, यानी कैरी लेने में प्रॉब्लम। जब भी बालक हासिल संबंधी गलती करता है, उस एरर को क्या बोलते हैं? पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि बोला जाता है। हासिल की बात करते हैं। ओके क्लियर है? हासिल संबंधी। अब जैसे मैं सवाल में आपको बताता हूं, इस सवाल का आंसर यही था ना, मैंने बोला था पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि क्यों था, समझ लो। देखो अगर मैं 215 में 9 की गुणा करता हूं तो मैं गुणा कैसे करता हूं? 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ऐसे तो करते 1935 आया, है ना। बात समझ में आया? 1935 आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यह सवाल थोड़ा दूसरा था। उसने बोला 205 में करो, तो गुणा इसकी भी तो ऐसे करूंगा मैं। 205 में 9 की गुणा करो तो कैसे करूंगा? 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 0 0 और 4 4, 9 दूनी 18। लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया? बच्चे ने क्या गलती कर दी? बच्चे ने जो बड़ी गलती की वो क्या थी? वो ये थी कि 205 में उसने 9 की गुणा की, तो किसी ने बोला कि 9 पंजे 45 का 45 ऐसे उतार देते, उसने फिर जीरो में भी जोड़ दिया। तो उसने हासिल का जो प्रयोग था जीरो में करना चाहता वो नहीं किया, और हासिल का गलत उपयोग करना ही पुनर्समूहीकरण की गलती कहलाता है। अभी क्लियर हो गया?
अब ये मूलभूत क्या है, बेसिक फैक्ट्स क्या है। जब बच्चा एक प्रश्न में एक से अधिक गलतियां करता है, चाहे वो जोड़ने संबंधी हो, गुणा संबंधी हो, उसमें वो पुनर्समीकरण की गलती भी कर रहा है, वो उसमें सही से कॉपी भी नहीं कर रहा है, नहीं, जब मल्टीपल एरर्स होती है तब हम इसको मूलभूत तथ्यों की गलती मानते हैं। इज इट क्लियर नाउ? होप सो आपको चारों चीज समझ में आ गई होंगी। मैं आगे बढ़ता हूं और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सवालों को समझेंगे। एक और सवाल, निम्न में से कौन सा कथन घन के बारे में सही नहीं है? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्यूब? ए, घन के 6 फलक होते हैं। देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब। घन के 12 किनारे होते हैं। देयर आर 12 साइड्स, 12 कोर ऑफ द क्यूब। घन के 10 कोने होते हैं। देयर आर 10 वर्टेक्सेस इन द क्यूब। एंड डी, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब्स आर इक्वल। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है, देखते हैं। सी को लॉक किया जाए। सबने कहा सी को लॉक कर दें साहब, चलो देख लेते हैं। आप सब कह रहे हैं सी को, तो एकदम लॉक कर देते हैं और समझते सवाल में क्या बोला और कैसे आपने किया। दैट्स सी। जवाब देखते हैं, तेजी से मिलेगा आपका जी। सवाल क्या था? ये होता है क्यूब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? यही तो होता है क्यूब। ऐसे इसकी सारी भुजाएं ए बराबर हैं। तो कितने फलक हैं? देखो, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अप, एक डाउन, एक फ्रंट और एक बैक। टोटल कितने फलक होते हैं? 6। वर्टेक्स की बात करते हैं। सिरे कितने होते हैं? सिरे वर्टेक्स मैं काउंट कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इसके कॉर्नर्स होते हैं, जिनको आप किनारे नहीं बोलते, इनको आप वर्टेक्सेस बोलते हैं। किनारे क्या हैं? किनारे होती हैं इनकी भुजाएं। जैसे ये वाला किनारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 इसकी एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से, एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने वाली रेखा कोर कहलाती है, जिसको आप किनारा भी बोलते हैं। तो ये 12 होते हैं। तो इसका मतलब ये गलत था, बाकी सब मैंने बता दिया आपको। यहां पर एक सवाल और निकल आता है जिसको आप बोलते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड तो पढ़ा ना, है ना? आपने यूक्लिड तो पढ़ा है ना, ज्यामिति के पिता में कहा जाते हैं। एक और था यूलर, जिनको बोला जाता था, उनका नाम था यूलर। यूलर्स फार्मूला, ये सवाल में कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये फार्मूला क्या होता है? यूलर्स फार्मूला ये होता है कि भाई वर्टेक्स प्लस फेसेस इज इक्वल टू क्या होती हैं? एजिस प्लस 2। ये इन्होंने फार्मूला दिया था। इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, E इज इक्वल टू वर्टेक्स प्लस फेस माइनस 2। तो ये यूलर का फॉर्मूला है। अगर आपको सवाल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि किसी भी बहुभुज की 8 फलक हैं, 10 शीर्ष हैं, तो भुजाओं की संख्या बताओ, तो यूलर मेथड इसी को यूज करने के लिए आता है। कभी कभी सवाल पूछ ले आपसे कि एक बहुभुज में 8 शीर्ष हैं, 10 उसकी फलक हैं, तो भुजाओं की संख्या बताओ, तो वो इससे निकलता है। इसको बोलते हैं यूलर मेथड। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। जब ये आएगा तो मुझे याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नया सवाल क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? 1. संख्यात्मक कौशल विकसित करना, समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द स्कूल इज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ व्हाट? बी को लॉक किया जाए। ओके कंप्यूटर जी, बी को लॉक करने की बात हो रही है और सुषमा कहनी डी को लॉक किया जाए। कोई बी बोलता है, कोई डी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चलो हम मानते हैं बात यहां पर
प्रतीक ने कहा बी को लॉक किया जाए प्रतीक, तो प्रतीक का आंसर हम लॉक कर देते हैं, लेकिन गलती क्या हो गई, लॉक करने के बाद पता चलता है ये तो गलत जवाब है प्रतीक। तो टिया, सुबोध और सुषमा आपका लॉक किया जाए डी, और ये एकदम सही जवाब है। मुस्कुराता हुआ कहता है यस आई एम राइट। तो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण यानी मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, चाइल्ड की जो थॉट है उस प्रोसेस को ही कहा जाता है मैथमेटाइजेशन। इज इट क्लियर? याद रहेगा, कोई भूलेगा तो नहीं। अब ये क्यों कहा गया उसको भी समझ लो। देखो पहले समझो गणितीकरण का मीनिंग क्या है, ये मैथमेटाइजेशन का मीनिंग होता क्या है, पहले इसको तो समझ लो। देखो मैथमेटाइजेशन का मीनिंग होता है बालक के अंदर गणित के प्रति कौशलों को स्थापित करना, बालक के कौशल में वृद्धि करना, किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, किस फॉर्मूले के आधार पर सवाल होना है, किस तरीके से प्रश्न जल्दी हो जाएगा, इन सब चीजों का लॉजिक लगाना ही गणितीकरण कहलाता है। तो अगर बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण कर दोगे, ये लाइन जो है ना, ये एनसीएफ में डायरेक्ट लिखी हुई है, ये जो वहां पर गाइडलाइंस दी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। याद रहेगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। एक और सवाल, चलो देखते हैं। 119, 118, 117 और 116 के गुणन में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। कौन सा नंबर होगा इकाई के स्थान पर, जो आपको बताना है 119, 118, 117, 116 के गुणन में। जल्दी से देखते हैं जवाब क्या मिलता है इसके गुणन में। जवाब 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 तेजी के साथ। भाई लाइक वाइक बहुत कम होते जाने, क्या बात है, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम है? लाइक करने में का पैसा लग रहा भैया, जल्दी से कर दो, देर किस बात की है ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया। तो जवाब क्या मिला है देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब। यहां पर ऑप्शन शांतिपूर्वक सुन रहे हैं को मिल रहा ए 4। ओके 4 ए, क्या बात है। तो सबको पता है ना, मैंने समझाया भी था आपको कि जब 119 में आपने 118 का मल्टीप्लाई किया, उसमें 117 का मल्टीप्लाई किया, उसमें 116 का मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ अब यूनिट प्लेस की गुणा करते हैं। 9 8 72, सिर्फ अब 2 को पकड़ेंगे, 7 को छोड़ देंगे, 7 दूनी 14। अब 4 को पकड़ेंगे, 4 छंग 24, अब भी 4 को पकड़ेंगे और उसी को पकड़ के यहां लगा देंगे। यही उत्तर है। सबको पता है ये वाला, एक को लॉक कर दिया इस बार, एकदम सही जवाब दिया आपने। क्यों है ये सही? उसका रीजन है भाई, क्योंकि आप जब यूनिट प्लेस निकालने की बात करते हो तो यूनिट प्लेस हमेशा ऐसे ही तो निकालते हैं। सिर्फ यूनिट प्लेस का मतलब आप सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ही पकड़ेंगे और बाकी के सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। चलो, कक्षा 4 के छात्रों को हल करने के लिए निम्नलिखित पहेली दी गई है। मेरे दोनों अंक समान हैं, सम हैं, सॉरी। पहला अंक दूसरे अंक की तुलना में छोटा है। मेरे अंकों का योग 10 है। मैं कौन सी संख्या हूं? 46 के 56। छात्र को इस प्रक्रिया की पहेली देने का उद्देश्य क्या है? बहुत ही सिंपल जवाब ए, उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बी, यह आकलन करना कि क्या वे सम और विषम शब्दों को समझते हैं। सी, संख्याओं को जोड़ने के उनके कौशल का परीक्षण करना। या डी, छात्रों की समझ के स्तर का परीक्षण करना। और जवाब चाहूंगा आपका मैं, आराम से टेक योर टाइम, कंप्लीट योर क्वेश्चन, जल्दी से करिएगा जवाब। मुझे मिले तब तक मैं आधा घंटा हुआ पानी पी लेता हूं, जल्दी से करो।
ओके, बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, बी सी डी बोल रहे हैं सब लोग, डी। चलो देख लेते हैं। तो आपको बताएं बी सी डी, क्या बात है, सभी लोगों ने सारे आंसर दिए, लेकिन जो आंसर सही था उसी को आपने छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? ओ साथी रे, सवाल पूछ रहा है ऐसा काहे गुनाह किया? क्योंकि जवाब तो ए सही था, ये बाकी सब गलत हैं। अब आप सोचेंगे सर जी ऐसा कैसे हो जाएगा, बताओ आप तो ऐसी बात करते हो, हाउ इट्स पॉसिबल कि ये ऐसा काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। ये सवाल जो आपके सामने लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, ना कि ये वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसको मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, पहली बात, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, जो गणितीय खेल या पहेली है, गणितीय खेल और पहेलियां सिर्फ और सिर्फ बालक की रुचि उत्पन्न करने, यानी इंटरेस्ट क्रिएट करने, यानी दिलचस्प बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। एनसीएफ ने इनका उद्देश्य क्या बताया है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणितीय खेल और पहेलियों का उद्देश्य रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना और दिलचस्प बनाना होता है, बाकी ये काम कुछ नहीं करते। कभी आप ये सोच रहे हो इनसे आप बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगा लोगे, बच्चे का असेसमेंट कर लोगे, बच्चे का आप समझ के स्तर का परीक्षण कर लोगे? कभी नहीं। तो याद रखना, आप आकलन नहीं कर सकते कि वो सम और विषम शब्दों को समझते हैं, ये पहले का उद्देश्य ही नहीं है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग संख्याओं को जोड़ने में उनके कौशल का परीक्षण आप नहीं कर पाएंगे पहली से, और छात्रों की समझ के स्तर का परीक्षण करना यू कैन नॉट डू। हाँ, आप उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध जरूर करवा देंगे इनके आधार पर। अब ये चुनौतीपूर्ण मैंने क्यों बोला, आपको लग रहा होगा सर चुनौतीपूर्ण तो नेगेटिव वर्ड है। ऐसा कौन कौन सोच रहा है आप में से कि सर चुनौतीपूर्ण तो नेगेटिव वर्ड दे दिया? तो ये चुनौतीपूर्ण ऐसा है जैसे कि अब क्वेश्चन में आपको करा और मैंने बोला चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण क्या, ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ये इस तरह का जो चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट है कि बच्चे को पहली दी बोला सबसे पहले कौन बताएगा, बच्चा बोला मैं बताऊंगा, हम बताएंगे, हाथ खड़े करते ना, दैट इज चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट, चुनौतीपूर्ण। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एनसीएफ के अकॉर्डिंग प्राइमरी कक्षाओं में इन दोनों चीजों का मतलब सिर्फ बच्चों को दिलचस्पी बनाने का कि गणित को अच्छे से पढ़े, उन्हें लगे आसान है बहुत गणित, मजेदार है गणित। क्लियर है सबका सवाल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है? ओहो हो भाई, इससे तो मैं आसान सवाल दे ही नहीं सकता। DSSS में 100 नंबर की पेडागोगी आती है सुमन जी, टीचिंग मैथोलॉजी 100 मार्क्स की आती है अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है ना, ये प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 मार्क्स की पेडागोगी जिसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, वही है वो जो बता रहा हूं आपको। ओके, जवाब नहीं आ रहे भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो भैया? इतना आसान सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, एक और लॉक किया जाए। ओके, देखो, इन सवालों को करते समय में एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी जरूरी होती है, और वो क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। क्लासेस बाय गौरव सर, डी गौरव सर आए हैं, कैसे हाल चाल है? तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। वो क्या कहता है? अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स, अगर डिवाइड हो जाए किससे? 9 से, तो वो पूरी संख्या भी डिवाइड 9 से होती है। तो देखिए इसको देखते हैं, ये क्या हुआ? 2 + 5 + 4 + 7 + 8 + 9 कितना हुआ? 5 2 7 4 11 और 7 18, 8 26 और 9 35। तो 35 तो नहीं कटता है, बताओ। अगर मैं सबको जोड़ देखो, 9 8 17 7 24 4 28, 5 33 और 2 35, क्या 35 9 से डिविजिबल है? आपने कहा नहीं, तो इस संख्या 9 से नहीं कटेगी, है ना? वेरी गुड। इसको देखते हैं, 2 और 1 3 और 4 7,
7 3 10 और 5 15 और 7 22, 22 भी नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा। 7 4 11 और 5 16 और 3 19 2 21 और 1 22, ये भी नहीं कटता है। 7 7 14 4 18, 18 और 3 21 और 6 27, 27 9 से कट जाता है तो ये संख्या कट जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ता है। हम इसको लेकर चलेंगे किसके आधार पर? डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर। डिविजिबिलिटी रूल आपका कहता है कि इसका सम ही कटेगा, तो वही इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत बढ़िया गौरव सर, बढ़िया जवाब आपका। साथ में गुरसिमरन जी, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, वेरी नाइस। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं। 10 सवाल हुए हैं। थकान तो महसूस नहीं हो रही है? कोई थकान, पीड़ा, अनिद्रा, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, टेंशन, परेशानी, चिंता, कष्ट, शिकन, ऐसा कोई भी वर्ड आ रहा हो तो पानी पी के भगाओ और पढ़ो आगे। एक और सवाल, चलो देखते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य? तो मैंने करा दिया। सी हो गया सर जी, सी डिवाइड हो गया है, सी हो गया। सी कहां हो जाएगा? 7 4 11 और 5 16 19 21 22 थोड़ी कट जाता है 9 से। सुबोध जी कहाँ है दिमाग? चलो देखते हैं, समझो। कक्षा 4 के छात्रों को उपयुक्त आकृतियों की सहायता से सिद्ध करने के लिए काम दिया गया कि एक ही परिमाप या परिधि, उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर वाले 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। छात्र के काम का आकलन करने के लिए निर्देश होना चाहिए क्या? वह क्या करे? सवाल को समझो। देखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करने की कोशिश करो। जल्दबाजी करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको सवाल को आत्मसात करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है और अपने अंदर तक उसको बैठाना है, तभी तो सही जवाब आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस बात की कोशिश करने की कोशिश करें, ओके, कि ये सवाल को आप समझेंगे या फिर सिर्फ रटेंगे। तो रटना तो एनसीएफ मना करता है, रटना तो मना है ना एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो आपको रटने का नहीं, आपको चीजों को समझना है, तो रटने का थोड़ी, रटना तो मना करता है एनसीएफ। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे इनमें से क्या मिलता है। लेट्स सी। एक को लॉक किया जाए। चलो समझ, सवाल को समझ लो। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं तब तक। एक छात्र को उपयुक्त आकृतियों की सहायता सिद्ध करने के लिए काम देगा कि एक ही परिमाप या परिधि, जैसे 24 सेंटीमीटर ले ली मैंने, 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। यानी बच्चे को ये दिया गया, क्या 2 आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो सकता है? ये पूछने के लिए बच्चे से कहा गया कि 2 आयत का परिमाप सेम हो सकता है। छात्र के काम का आकलन करने के लिए निर्देश कौन से होंगे? 1, 24 सेंटीमीटर बराबर परिधि वाले 2 आयत बनाने में वो सक्षम है। 2, एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के उनमें से सभी 2 को बनाने में सक्षम है। 24 सेंटीमीटर की परिधि से अलग अलग आयत बनाने में सक्षम है। एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के अलग अलग संयोजनों को लिखने में सक्षम है। तो मैं देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। ए, डी, ओ, थोड़ा सा, चलो मैं अब इसका आंसर आप देंगे, समझ लो। मैंने बच्चे को बोला भाई 24 सेंटीमीटर के 2 आयत हो सकते हैं, बच्चा बोला बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसने बोला जी एक तो हो गया 8 4 का, एक हो गया जी 9 3 का। देखो इसकी लंबाई 8 4 परिमाप 24, 9 3 का इसका परिमाप 24। और भी हो सकते हैं। बच्चा बोला मैं तो और भी बना दूं, आप कहो तो सही मास्टर जी 10 और 2 का बना लो, तब भी 24 आ जाएगा। तो जब बालक को आप सवाल करने के लिए देते हैं, तो क्या बालक जब कक्षा 4 का बच्चा और आपसे पूछने लगे आप ऐसे बताओ, तो मोटी सी बात है ना, तो बच्चा ऐसे ही बताएगा ना भाई, चित्र बना के तो बताएगा आपको कि मास्टर जी एक ये निकला, एक ये निकला, या बोल देगा कि सर जी 9 और 3 का एक हो गया, 8 और 4 का एक हो गया। उत्तरमाला में से उत्तर लिख के दिख दिया, यही तो बोलेगा मास्टर कि तूने तो आंसर शीट में से उत्तर देख के लिख दिया। इतने हो सकते हैं। डिजाइन कहाँ है इनके, कैसे बनेंगे ये? तो कक्षा 4 वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? नमस्कार, क्या बोलेंगे कि भाई आप एक ही परिधि पाने। तो ये उसने सिर्फ एग्जांपल दिया 24 सेंटीमीटर,
वो कोई भी परिधि हो सकती है। 24 के अलावा वो 28 दे सकता है, 50 दे सकता है, 100 दे सकता है। तो एक ही परिधि यानी एक ही पेरीमीटर को पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई को तथा उनके सभी दो को बनाने में सक्षम है, यानी कि उनके संयोजन लिखने में भी सक्षम है और उनको बनाने में भी सक्षम है। तो बालक बना के उत्तर देगा, ना कि संयोजन लिख के। इसलिए राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है वो सही है। तो बी तो किसी ने नहीं भी दिया, बी किसी ने, सबने दे दिया। बी को छोड़कर क्या बात है भाई? आप सही उत्तर से कुछ दुश्मनी है आप लोगों की क्या? सही उत्तर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है आपका कि भाई सबको देंगे बस तेरे घर नहीं जाएंगे? जैसे झगड़ा हो जाता है ना पड़ोस पड़ोस में कि सबके यहाँ चला जाऊंगा, तेरे यहाँ नहीं आऊंगा, जिंदगी में कदम नहीं रखूंगा दहेली पे। ऐसा तो कुछ नहीं हो गया कि सही उत्तर को नहीं देंगे चाहे सारा कुछ भी हो जाए, सारा गलत कर दे, सारा कुछ भी हो जाए, लेकिन जवाब नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे हो? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल, 0, 2, 4, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 0, 2, 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर होगा? यानी व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर मेड अप ऑफ 0, 2 एंड 4। तो क्या मिलेगा जवाब? इन संख्याओं से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है, क्या है? सी, सुषमा ने कहा है सी ऑप्शन है 396, ये वाला सुषमा है। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें साथ में तो बड़ा अच्छा लगेगा। 396, ओके, सबने कहा 396, वेरी गुड। तो 396 सब लोग बता रहे हैं 396, ओके। देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, चलो समझ लेते हैं। पहले से बड़ी संख्या बनाते हैं। हमने कहा बड़ी से बड़ी संख्या 420, ये बन गई ना 420। अब छोटी बनाते हैं। हम बोले सर जी बन गई 024। अगर आपने ये संख्या बनाई तो बिल्कुल गलत है, ये छोटी संख्या नहीं है इनसे बनने वाली, क्योंकि 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। 0 को क्या मीनिंग रहा? 0 को कोई वैल्यू रहा? 0 तो नागण्य हो गई ना, तो 0 को भी यूज करना है। अगर 0 पहले लगाओगे 0 का तो वैल्यू खत्म हो गया ना, तो इट विल गिव यू 204, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, चलो देख लेते हैं क्या इसमें से कुछ प्राप्त होता है। इसमें से घटाया तो 6, 1, 2, दैट इज 216। क्लियर है? 24 मत घटा देना, 420 में 24 घटाओगे ये वाला उत्तर दिया ना, ये गलत है। यही तो कंफ्यूजन है सवाल में भैया। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी 216। तो ऐसे ऐसे सवालों को भी गलत करके आओगे क्या? याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको इतना हलवा क्वेश्चन मिल रहा तो समझना ना कि हलवा में कहीं कहीं मिर्च भी आ सकती है, उस मिर्च को कैसे एडजस्ट करना है। देखो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा छोटी संख्या तीनों 0, 2, 24, तो इस अंक का उपयोग कहां हुआ? इसकी सार्थकता तो कुछ है ही नहीं। ये तो आप सब जानते हैं कि अगर इस 0 को अंकों से पहले लिखो मत लिखो, इसका कोई मीनिंग थोड़ी है। ये सार्थक ही नहीं, ये तो निरर्थक है ना? ये तो सार्थक ही नहीं मीनिंग है। तो इस अंक का यूज तो करो। अब इसको तुम लगाओ मत लगाओ, इसका कुछ यूज थोड़ी रहा। तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों तीनों से मिलने वाली 204 होगी, ना कि 24। ये गलत है, ये सही है। अब दोनों का डिफरेंस करोगे तो 216 आपको मिल जाएगा। जितेंद्र जी समझ में आ गया? सभी लोगों को अच्छा सवाल था, खूबसूरत सवाल था जो आपने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी पूरा आया होगा। एम आई राइट? ओके, अब आगे बढ़ें। एक बार जोर से यस तो कह दिया करो, यस और नो तो कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में यस नो तो कहा दिया करो मेरे दोस्तों, साथ में अंगूठा लगा दिया करो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। हाँ, धोखा करता है गणित आपके साथ, आपको समझना है सही जवाब। एक और, चलो लो, सत्यवादी प्रश्न आपके सामने जिसका 100% उत्तर सही होगा। सत्यवादी प्रश्न ले लो। आप धोखे की बात करे थे ना, तो मैं सत्यवादी प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। गणित की प्रकृति है सजावटी, मुश्किल, तार्किक, असामान्य है। यानी द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज डेकोरेटिव, डिफिकल्ट, लॉजिकल या अनयूजुअल। सी को लॉक किया जाए। अब ने कहा ओ क्या बात है, सी पक्का?
देखा ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी सवाल में, मुझे पता था। जब ऐसा सवाल आपको मिल जाता है तो तन बदन आत्मा, ऐसा लग रहा परमात्मा से मिलन हो गया हो आत्मा का, इतना आनंददायक दृश्य। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, इसको तो आप सब लोग बता देते, मुझे पता था। चलो, राजश्री उद्योग ने 2013 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की 78,000 इकाइयां बेची और उसी साबुन की 2014 में 1,09,90 इकाइयां बेची। वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की बेची गई इकाइयों की संख्या में वृद्धि कितनी है? हाँ, 13 का 80 करेक्ट है। अब इसका जवाब दे दो मुझे जरा एक बार। राजश्री उद्योग ने 2013 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की 78,000 इकाइयां बेची और उसी साबुन की 2014 में 1,09,90 इकाइयां बेची। वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की बेची गई इकाइयों की संख्या में क्या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, चाहेंगे जवाब मिले तो यहां पर जवाब मिलने लगे हैं ए बी सी डी के रूप में, बी ओ ओ ओ। देखो सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखो 2014 यहां लिख देते हैं, 2014 में भैया ने बेची कुल मिलाकर कितनी, और 2013 में कितनी बेची थी? 78,000। अब सवाल का कहता है इकाइयों में कितनी वृद्धि हो गई, इसमें से घटा दूं, आपका सवाल आ जाएगा। यानी 0, 9, 9, 2, 2, ये हो गया सवाल का आंसर 22,900। क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? वेस्ट बंगाल टेट का, ओके सुगम, वेस्ट बंगाल टेस्ट का जो टेस्ट है वो भी आपको दे दिया जाएगा, बस आप इतना बता दें वो है कब, है ना? हाँ वही बोल रहे हैं सुगम, डोंट वरी। अगर आपका जब भी बैच होगा, आप जब नोटिफिकेशन आए तो मुझे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका वेस्ट बंगाल टेट का टेस्ट आपको लिए लेकर आएंगे। ओके।